नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी 24 और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। उत्तरकाशी यमुनोत्री हाईवे पर निर्माणाधीन सुरंग हादसे के बाद चल रहे प्रोजेक्ट पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। जहां उत्तराखंड के मुख्यमंत्री सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी मौके पर जाकर स्थलीय निरीक्षण किया और रेस्क्यू ऑपरेशन में तेजी लाने को कहा, तो वहीं अब उत्तराखंड में चल रही कई हैवी प्रोजेक्ट पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर उत्तराखंड के पहाड़ों पर ऐसे प्रोजेक्ट सुरक्षित है भी या नहीं। अभी जो लेटेस्ट मशीन हमने मंगाई है उसे दिल्ली से एयरलिफ्ट किया जा चुका है और अभी चिन्यालीसुर करके जो आपका यहाँ एयरपोर्ट है वहाँ पर वो लैंड करेगा। उनसे लगातार बात हो रही, जैसे कल भाई आपको मैंने ब्रीफ किया था, 2 पाइप है, एक से फूड भेजा जा रहा है और एक से ऑक्सीजन लगातार पंप की जा रही है और उसी से बीच में हम लोग ने टाइमिंग दिया हुआ है, फूड भेजा जाता है और हम बात भी करते रहते हैं। तीसरा प्लान हमारा ऑलरेडी। इस पर चर्चा करने के लिए हरिद्वार के भूविज्ञान बीडी जोशी से वार्तालाप की और उनसे जाना कि आखिर उनका इस हादसे को लेकर क्या मानना है और उत्तराखंड में आने वाले समय में चल रहे हैवी प्रोजेक्ट से कितना असर होने वाला है। उत्तराखंड में 4 धाम राजमार्ग परियोजना पर एक निर्माणाधीन सुरंग उत्तराकाशी टनल एक्सीडेंट के ढहने से उसके मलबे के भीतर 12 नवंबर में फंसे 40 श्रमिकों को बाहर निकालने की जद्दोजहद जारी है। सभी श्रमिकों को सुरक्षित निकालने के लिए सुरंग में पाइप से एस्केप सुरंग बनाने के लिए खुदाई भी शुरू हो चुकी है और माना जा रहा है कि 40 श्रमिकों को बाहर निकालने में 24 घंटे से अधिक का समय लग सकता है। दरअसल 4 धाम ऑल वेदर सड़क परियोजना के तहत निर्माणाधीन सिलक्यारा डंडालगांव सुरंग का एक हिस्सा रविवार को भूस्खलन से ढह गया था और तब से श्रमिक उसके अंदर फंसे हुए हैं। उन्हें निकालने के लिए युद्ध स्तर पर बचाव एवं राहत अभियान जारी है। वहीं अब इस घटना के बाद उत्तराखंड में चल रहे हैवी प्रोजेक्ट पर सवाल खड़े होने लग गए हैं। सवाल उठने लगे हैं कि इस तरह के हैवी प्रोजेक्ट उत्तराखंड के लिए सही हैं भी या नहीं। वहीं जब हरिद्वार के भूवैज्ञानिक बीडी जोशी से बात की आखिर उन्हें इस हादसे के पीछे क्या वजह लगती है, तो उन्होंने बताया कि यह हादसा कोई आश्चर्यजनक हादसा नहीं है। उनके अनुसार उन्होंने पहले से ही अंदाजा था कि कोई न कोई हादसा अवश्य पहाड़ों से छेड़छाड़ करने के दौरान होगा। उन्होंने बताया कि इससे पीछे वजह उत्तराखंड के पहाड़ों की युवा अवस्था है। उनकी आयु अन्य राज्यों के पहाड़ों के मुकाबले कम है। इतना ही नहीं, उत्तराखंड के क्लाइमेट में भी अन्य राज्यों के अनुसार काफी चेंजेस हैं। यहाँ पर बारिश, बर्फ और धूप जैसे मौसम लगातार बने रहते हैं और इन पहाड़ों पर पहले की अपेक्षा से ज्यादा अब लोगों की आवाज आई शुरू हुई है। उत्तराखंड के पहाड़ अभी भी सही तरीके से स्थिर नहीं हो पाए हैं। यही वजह है कि इस तरह के हादसे हो रहे हैं। ये जब प्रश्न उठता है कि इस प्रकार की दुर्घटनाएं क्यों होती हैं, तो मैं पुनः एक नए तथ्य की ओर सबका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। वो उस तथ्य के बारे में मैंने आज से 20 साल पहले भी कहा था, आज से 7 साल पहले भी कहा था और आज फिर कह रहा हूँ, जोशीमठ की घटना के बाद भी कहा था कि हमारे जो एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव पार्ट हैं, सारे चीज़ों की समस्याओं हल के डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, वो आज तक और अभी तक स्थान की कैरिंग कैपेसिटी, धारण क्षमता का बिल्कुल ध्यान नहीं रखते हैं। धारण क्षमता माने होता है किस जगह पर कितने लोग आवासित किए जा सकते हैं, किस जगह का कितनी रोड बन सकती है, किस जगह कितनी टनल बन सकती है, जमीन का प्रेशर क्या होगा, वहाँ पे जंगलों का प्रेशर, जंगल हटने के बाद भूमि के कटाव क्या स्थिति होगी। क्योंकि हर जमीन, हर पर्वत, हर झील, हर नदी, हर छोटी से छोटी नदी और हर छोटी छोटी आवास वाली जगह, एग्रीकल्चर लैंड, हर एक की एक कैरिंग कैपेसिटी होती है। जब तक हम कैरिंग कैपेसिटी को, पृथ्वी की और स्थान की धारण क्षमता को ध्यान में रखते हुए योजनाएं नहीं बनाएंगे, तब तक हमारी योजनाएं इसी प्रकार से हमको दुर्घटनाओं का संकेत देती रहेंगी। वो तो अचानक उनका, इसको 2 दिन हो गए आज इस घटना को, परसों हो गई थी ये घटना, तो ये नेचुरली उस दिन जैसे ही हमने सुना तो हो गए थे। और ऐसे ऋषिगंगा वाली घटना भी 6 फरवरी 21 को है, जब हरिद्वार भी अलर्ट हो गया था कि देखिए ऊपर से पानी का सैलाब आ सकता है, लेकिन उससे ऋषिकेश से ऊपर तक ही, देवप्रयाग तक ही आकर कि आज से लगभग हमने जनवरी या फेब में वो को, और इस बार आप जून जुलाई में देख लीजिए क्या हाल था सर। अच्छा, इसमें से जो मेरी पहली उस की मेरी पहली भविष्यवाणी थी और मैंने तब कहा था, ये शायद आपके उसमें दोबारा मुझे सुनील पांडे ने कुछ भेजे। देखिए, ये कई स्तर पर चूक होने की संभावना होती है और कई स्तर पर हमें सावधानियां लेकर के प्रत्येक स्तर को फूल प्रूफ बनाना होता है। जैसे पहला स्तर ये है कि हमको कोई टनल कहाँ बनानी है, उस स्थान का चयन। फिर वो जहाँ टनल बन रही है तो इसका मतलब स्वाभाविक है कि वहाँ पे कोई न कोई हमारे पास पर्वतीय आकृति है।
उस पर्वत की भूमि की जियोलॉजिकल स्टेबिलिटी कितनी है, हमें ये जानना चाहिए। फिर वो उसकी जो मिट्टी है वो कितनी भुरभुरी है, लूज है, सख्त है, अभी किस स्थिति में है, क्या वो उसकी जो निर्माण में जो मटेरियल यूज हुआ है वो नदियों के मलबे से या ग्लेशियर के मलबे से तो नहीं बना है। और इसके बाद चीज़ें आती हैं प्लानिंग की। अब प्लानिंग में ये आता है कि वो हमारी जो टनल बन रही है उसका आकार, साइज कितना होगा, और जैसे ही हम उसका खुदान शुरू करेंगे तो वहाँ पर हमें अगल बगल ऊपर नीचे पानी के रिसोर्सेज, उनका कितना दबाव होगा, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमें कार्य करना चाहिए। मुझे लगता है कि जब इस प्रकार की लगभग 2-3 घटनाएं तो हमारे इससे उत्तराखंड में हो चुकी हैं विगत 4-5 वर्षों में, और इसी वर्ष हिंदुस्तान में अन्य जगहों पर भी, पूर्वोत्तर भारत में भी कुछ ऐसी 1-2 घटनाएं हुई हैं जहां टनल इन्वॉल्व रही है। हिमाचल में भी एक आध घटना हुई है जहां पे टनल इन्वॉल्व हुई है। वहां दूसरी ओर हम ये भी देखते हैं कि हमारे पास सफलतम उदाहरण भी मौजूद है, हिमाचल के उदाहरण मौजूद है, कश्मीर का उदाहरण मौजूद है, जहां हमारी टनल बनी और हमें किसी प्रकार की कोई भी घटना या दुर्घटना देखने को नहीं मिली। उससे हम उत्साहित हुए। लेकिन यहाँ कहीं न कहीं किसी लेवल पे चूक हुई है कार्य प्रणाली में और उसके बनाने में, और जो उसकी टेक्नोलॉजी हम यूज़ कर रहे हैं वो टेक्नोलॉजी कितना किस तरह से उस स्थान की जियोलॉजी को, बनावट को प्रभावित कर रही है, ये हमें देखना पड़ेगा। और शायद जहाँ तक उत्तराखंड का सवाल है, हमें अभी उस अनुभव की कमी है। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया टीवी 24। नमस्कार।